नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं शिवम चौधरी। मेरे चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जून 2024 में जब से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव अब हल्के में नहीं लेना चाह रही। चुनाव किसी बड़े राज्य का विधानसभा चुनाव हो या छोटे से छोटा एमएलसी का चुनाव या कहें मेयर का चुनाव हो, हर जगह बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ उतर रही है। साथ ही हर चुनाव में जिस तरीके से उनका एक सीमलेस रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी मौका पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है। हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली। पिछली बार तो बैसाखियों पे थी सरकार, इस बार तो पूर्ण रूप से मिली। उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ उतर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में जो सफलता मिली, उससे जो अखिलेश यादव सातवें आसमान पर थे, उन्हें अपनी असलियत का पता लग गया। उन्हें पता लग गया कि जो वो उनकी जीत थी 37 सीटों की, दरअसल वो एक बाढ़ का पानी था। वो बाढ़ उतर चुकी है और अब कोई खड़ा है उसके सामने, तो वो है योगी आदित्यनाथ। ये तो बड़े बड़े चुनाव थे, इन पर सबकी नजरें थी। लेकिन एक एक कमाल हुआ तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर वो हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत उत्तर भारत की पार्टी माना जाता है। माना जाता है कि उत्तर भारत में ज्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरती है। दक्षिण में तमिलनाडु हो, केरल हो या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां अभी बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हो रही है, उसकी बानगी अभी हुए एमएलसी के चुनाव है। बीजेपी जब पहली बार तेलंगाना बना, उसके बाद लोकसभा में एक सीट आई थी, उसके बाद 4, उसके बाद 8, लगातार अपने ग्राफ को ऊपर कर रही है। हाँ, विधानसभा में उसे जरूर झटका लगा था, लेकिन जो अभी एमएलसी के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह का झटका उसने कांग्रेस को दिया है, शायद उसकी उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। अभी 3 सीटों पर वहां पर चुनाव हुआ है। 2 ग्रेजुएट सीटें हैं, एक टीचर की सीट है। एमएलसी का चुनाव हुआ है। ग्रेजुएट की सीट वो होती है एमएलसी के अंदर जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, पीएचडी ये सब दे सकते हैं। जो ग्रेजुएट है सिर्फ वही वोटर हो सकता है, उससे नीचे का वोटर नहीं होता। एक वोटर रोल बाकायदा उसके लिए भी बनाई जाती है। साथ ही वहां पर सीट रिजर्व होती है टीचर के लिए, कि उसमें सिर्फ जो मतदाता है वो टीचर हो सकते हैं और जो चुनाव लड़ रहा है वो भी कोई टीचर ही होना चाहिए। उसी तरीके से वो टीचर की एक सीट रिजर्व होती है। 5 या 6 राज्यों में एमएलसी का प्रावधान है, हर राज्य में होता भी नहीं है। अगर होता दिल्ली के अंदर, तो अब तक सर जी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए होते, लेकिन वहां पे नहीं है। 5-6 राज्य ही हैं, उसमें तेलंगाना एक है और आंध्रा भी है। आंध्रा की भी बताऊंगा। तो उसमें 3 सीटों पर चुनाव हुआ। उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त ली और वो जीत गई, और एक सीट इंडिपेंडेंट को गई। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। और यहां तक स्थिति यह है कि बीआरएस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, क्योंकि उसे पता था कि कितने पानी के अंदर है। दरअसल ये माना जाता है कि जब भी किसी राज्य में बाई इलेक्शन हो या एमएलसी के इस तरह के चुनाव हो, तो जो सत्ता पक्ष होता है उसी को फायदा मिलता है, क्योंकि वो अपना धन, बल, प्रशासन हर तरीके से उसका इस्तेमाल कर कर चुनाव जीत सकता है। यही तो कह रहे थे अखिलेश यादव कि यूपी के अंदर चुनाव चोरी किया गया। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस जीत गई होती। लेकिन वहां पर भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। एक सीट जो जीती है वो मलका कुमारैया ने जीती है, जो मेंढक, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है। ये टीचर सीट है। ये 4 से 5 जिले ऐसे हैं जिन्हें जोड़कर एक सीट बनाई जाती है। मतलब एक व्यापक दायरा होता है जिसके अंदर ये चुनाव होता है। दूसरी सीट जीती है अनिल रेड्डी ने, वो ग्रेजुएट सीट जीती है। और बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भैया मार्जिन क्या रहा? मार्जिन रहा 13,000 के बरक्स 7,000, यानी बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 13,000 वोट टीचर्स वाले में, और दूसरे को मिले मात्र 7,000 वोट। यह दर्शाता है कि दुगने के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से यह चुनाव जीत लिया। उसके अलावा जो एक इंडिपेंडेंट जीते हैं वो श्रीपाल रेड्डी जीते हैं, वारंगल, खम्मम, नालगोंडा सीट से, वो टीचर से जीते हैं। तो यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खेमे में जाकर सेंध लगाई, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, यह पूरा का पूरा चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है। जो राहुल गांधी, जो पूरी की पूरी कांग्रेस, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये कहता है कि मोदी ने ईवीएम हैक कर ली है, तो मेरा सवाल ये है, ये तो साहब वोटिंग हो रही है, 25-25 हजार लोग वोट डाल रहे हैं।
और बैलेट पेपर पे डाल रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आपकी सरकार के अधीन जीत रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको बैलेट पेपर से भी चुनाव कराना है तो वो भी दर्शा रहा है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और ये कांग्रेस इकोसिस्टम पूरा का पूरा कहता क्या है कि देखिए, कांग्रेस को तो पढ़े लिखे वोट देते हैं, जवाहरलाल नेहरू पढ़े थे, वो पढ़े थे, राहुल गांधी विदेश से पढ़कर आए हैं, तो पढ़े लिखे लोग हमसे जुड़ते हैं। और मोदी की डिग्री पे सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मोदी को तो शायद जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वोट वोट नहीं देते। यहाँ तो टीचर वोट दे रहा है, यहाँ तो ग्रेजुएट वोट दे रहा है। तो अब उस नैरेटिव में भी किस तरीके से बीजेपी ने पलीता लगा दिया, और उस नैरेटिव में भी कि किस तरीके से ईवीएम हैक है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो मोदी को तो कल निकाल दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा खैराती इकोसिस्टम यही तो कहता है। यूट्यूबर जो यूट्यूब खोलकर बैठे हैं, सारा दिन यही तो होता है। अरे, आज बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, मोदी की सरकार कल गिर जाएगी, 4 जून को योगी जा रहा है, फला तारीख को तारीख दे दी जाती है कि उस दिन उसकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन किस तरीके से बैलेट पेपर से भी बीजेपी जीत रही है। अभी इससे पहले एक उदाहरण चंडीगढ़ में भी था, वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था मेयर का, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। उसके अलावा आप ये देखिए, तेलंगाना में जो 2 व्यक्ति इस जीत के सूत्रधार बने, या कहूं 3, तीनों के तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में हैं। जी किशन रेड्डी, जो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो इस जीत के सूत्रधार हैं। उनके एक तरीके से कह सकते हैं उनके द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में ये पूरा का पूरा खेल हुआ। उसके अलावा बंडी संजय कुमार, जो उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी रेस में है। और साथ ही सुनील बंसल, जो प्रभारी है तेलंगाना के, जो चाणक्य माने जाते हैं चुनावी प्रबंधन के अंदर, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 की सरकार हो, उसमें क्या रोल रहा सुनील बंसल का, अब तेलंगाना में भेजा है। तेलंगाना में कमाल देखिए, कांग्रेस की सरकार है और कोई सरकार के अधीन इस तरह का कोई चुनाव हार जाए और केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके से असहाय महसूस करे, ये कांग्रेस में देख सकते हैं। आप चुनाव हारे, आपकी जिम्मेदारी थी किसी के लिए ये जिम्मेदारी नियुक्त करना कि भैया तुम्हारी वजह से ये हुआ है। जो भी प्रबंधन देख रहा था, जिसको भी जिम्मेदारी दी गई थी, कोई एक्शन हुआ क्या कांग्रेस से? हो नहीं पाएगा, क्योंकि किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व तो कमजोर है कांग्रेस के अंदर, ये दर्शाता है। हिमाचल में हुआ था, हिमाचल में अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए थे, क्या कर पाई केंद्रीय नेतृत्व? कुछ नहीं। राजस्थान में अशोक गहलोत किस तरीके से मुखर हो गए थे, कुछ कर पाई? नहीं। किस तरीके से तेलंगाना के अंदर एमएलसी के चुनाव हार गए, क्या कांग्रेस नेतृत्व कुछ कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस नेतृत्व आज उस स्थिति में है ही नहीं, ना उस मूड में है, ना उस स्थिति में है। आपके यहां चुनाव थे, राहुल गांधी को आना चाहिए था, राहुल गांधी को पूरी की पूरी फीडबैक लेनी चाहिए थी, भैया चुनाव में हो क्या रहा है। राहुल गांधी घूम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जहां 2 साल बाद चुनाव है। कहां घूम रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर, बिहार में, तेलंगाना में। ऐसी जगह राहुल गांधी को होना चाहिए था। यह दर्शाता है आपके नेतृत्व कौशल को। इसके विपरीत इसी के बराबर वाले राज्य में आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हुआ, वहां पर भी एमएलसी का चुनाव हुआ, वहां पर भी 3 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर भी एक इंडिपेंडेंट जीता और 2 एनडीए के पक्ष के लोग जीते। एक तेलुगु देशम पार्टी से राजेंद्र प्रसाद, और एक एनडीए जिसे टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ने समर्थन दिया, राजशेखरम, वो जीते, और एक इंडिपेंडेंट जीता। भैया वहां पर भी सरकार थी, वहां पे कांग्रेस जोर लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगा पाई, क्योंकि आज कांग्रेस उस स्थिति में है ही नहीं। और ध्यान रखिएगा कितना व्यापक होता है ये चुनाव। तेलंगाना के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट कवर किए इसने, 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और 270 मंडल, यानी कि तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। यह दर्शाता है कि बड़े हिस्से में किस तरीके से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है तेलंगाना में। पहला चुनाव वो हारी थी, दूसरे चुनाव में भी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन तीसरे लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर पे आकर खड़ी हो गई। 8 कांग्रेस, 8 बीजेपी, एक वो ओवैसी ले गया था। उसके अलावा आप ये देखिए, 64 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस मजबूत थी विधानसभा में, बीजेपी मात्र 8 पे थी। लेकिन इस लोकसभा में आते आते बीजेपी 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे मजबूत हो गई थी। यह दर्शाता है कि बीजेपी जब एक राज्य में मिशन मोड में घुस जाती है, वो किस तरीके से धीरे धीरे अपनी बेस को मजबूत करती है, अपने कैडर को खड़ा करती है, किस तरीके से ग्राउंड पे जाकर काम करती है और अपने आप को मजबूत करती है। और कांग्रेस जहां एक बार किसी राज्य के चुनाव में वो दूसरे या तीसरी स्थिति में आ जाए, पोजीशन में आ जाए, तीसरी पोजीशन में आ जाए, वो आज तक रिकवर नहीं कर पाई। ये स्थिति होती है कांग्रेस की। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो दक्षिण, अब तक ये माना जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है, जो दक्षिण जहां से एक तरीके से ब्रीदिंग स्पेस कांग्रेस को आती थी, वहां पर भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाती जा रही है। अभी
कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य हैं, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, और ठीक है झारखंड में वो साझे की सरकार के अंदर है। लेकिन आप ये देखिए, हिमाचल में भी लगभग सरकार गिरती गिरती बची। तेलंगाना में देखिए स्थिति ये हो गई है कि अपनी ही सरकार के दौरान एमएलसी के चुनाव हारे जा रहे हैं। आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, छोड़िए आप आधे तक नहीं पहुंच पाए कि भैया जितनी टोटल वोट पड़ी है उसकी आधी हमें मिल जाए, वो स्थिति भी कांग्रेस इन एमएलसी चुनाव में नहीं कर पाई। और कर्नाटक, कर्नाटक में किस तरीके से डीके शिव कुमार के बैसाखी के दम पर वो सरकार टिकी है। जिस दिन डीके शिव कुमार पीछे हट जाते हैं, अपनी पार्टी बना ले, भाजपा के साथ चले जाए, या जो भी वो करेंगे, उसी दिन ये निश्चित मानकर चलिए कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। और आपको ये बता दूं कि डीके शिव कुमार को किसी ने ये बताया है कि अगर इस टर्म में आप मुख्यमंत्री नहीं बने, किसी ज्योतिष ने, तो आप कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। इसलिए डीके शिव कुमार का जो डेस्पिरेशन है, मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में भी ये सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी। उससे पहले ही डीके शिव कुमार कोई ना कोई करामत कर्नाटक में आपको करते दिखाई देंगे। तो जो कांग्रेस 99 सीट लेकर यह मानकर चल रही थी कि भैया मेरा नेता प्रधानमंत्री हो गया, जो कांग्रेस 99 सीट लेकर यह मानकर चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 की सीटों पे कभी अपनी सरकार पूर्ण रूप से चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें साझे की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, और उस यूफोरिया में जी रही थी, उसे झटका धीरे धीरे हर जगह लग रहा है। दिल्ली के अंदर लगा, हर राज्य में लगा, और यहां मानकर चलिए हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर उसे अपने पक्ष का माहौल दिख रहा था। लेकिन जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, अब तो कांग्रेस में हालात ये हैं कि पार्टी के अंदर गदर मचा है। प्रियंका दीदी ने मोर्चा खोला है भैया के खिलाफ, और ये चुनाव के रिजल्ट उन्हें और पुख्ता करते नजर आएंगे। और अब चुनाव होगा बीएमसी का। इस साल में बहुत ज्यादा चुनाव नहीं है विधानसभा के, एक दिल्ली का हुआ और एक बिहार का है, और संभावना यह है कि शायद इस साल बीएमसी के चुनाव भी हो जाए। उसमें अगर देवाभाव करामत कर देते हैं और शिंदे सेना और बीजेपी मिलकर अगर बीएमसी पे कब्जा कर लेते हैं, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं रहेगा, लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, एमएलसी के चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर होती जा रही है वो साफ दर्शाता है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले चुनाव में सहयोगी दल क्या कांग्रेस को उतना वेटेज देंगे? पिछली बार तो दे दी थी 70 सीटें आरजेडी ने बिहार के अंदर। अगर इसी तरीके से रिजल्ट रहा कांग्रेस का, तो आपको लगता है 70 भी देंगे? 30, 35, 40 मैक्स। फिर क्या करेंगे राहुल गांधी? फिर वो मौका होगा जब दीदी दिल्ली में कांग्रेस की गद्दी पे कब्जा जमाने के लिए अपना क्लेम ठोकेंगी। इसलिए राहुल गांधी जिस नॉन सीरियस तरीके से अपनी पूरी की पूरी राजनीति को आगे लेकर जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही अपना पूरा का पूरा राजनीतिक जनाधार खोते नजर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।